नमस्कार। कभी सोचिए कि 5000 साल की एक पूरी सभ्यता के इतिहास को बस कुछ मिनटों में कैसे समेटा जा सकता है। खैर, आज हम ठीक यही करने की कोशिश करेंगे, भारत की कहानी में एक गहरा गोता लगाते हुए। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इतने लंबे और घटनाओं से भरे इतिहास को समझने के लिए हमें एक तरह के रोड मैप की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा हमारा सफरनामा। हम शुरू करेंगे प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों से, फिर मुगलों की शानदार वास्तुकला को देखेंगे, इसके बाद उपनिवेशवाद के एक मुश्किल दौर से गुजरेंगे और आखिर में एक आजाद राष्ट्र के जन्म की कहानी तक पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलते हैं वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, प्राचीन भारत की जमीन पर। देखिए, यहां हम देख सकते हैं कि कैसे सिंधु घाटी के सुनियोजित बस्तियों से लेकर विशाल मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक भारत का प्राचीन काल वाकई इनोवेशन और विस्तार का एक कमाल का दौर था। ये कहानी एक नदी के किनारे से शुरू होती है। सिंधु नदी के पास बसी हड़प्पा सभ्यता अपने दौर से बहुत आगे थी। जरा सोचिए, उस जमाने में उनके पास प्लांट सिटीज थीं, ग्रिड पैटर्न में सड़कें थीं और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था। ये इस उपमहाद्वीप की पहली महान शहरी संस्कृतियों में से एक थी। और फिर इतिहास में एंट्री होती है मौर्य साम्राज्य की। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके पीछे चाणक्य जैसी तेज बुद्धि का हाथ था। और बाद में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की तबाही देखकर जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इस साम्राज्य को एक नई नैतिक दिशा दी। मौर्यों के बाद आता है गुप्त वंश, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो दौर था जब चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के समय गणित में शून्य यानी जीरो की खोज हुई, महान कवि कालिदास ने अपनी रचनाएं लिखीं और खगोल विज्ञान में जबरदस्त तरक्की हुई। अब समय की धारा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब मध्य एशिया से आई नई ताकतों ने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और अपनी वास्तुकला की एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी दुनिया देखती है। ये वो समय था जब दिल्ली सत्ता का नया सेंटर बन गई। इसकी नींव दिल्ली सल्तनत ने रखी और फिर बाद में मुगलों ने इसे शानो शौकत के उस शिखर पर पहुंचाया जिसकी गवाही आज भी उनकी बनाई इमारतें देती हैं। तो उत्तर भारत में इन दो ताकतवर साम्राज्यों की नींव किसने रखी? एक तरफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कभी गुलाम थे लेकिन अपनी काबिलियत से दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने, और दूसरी तरफ थे बाबर, मध्य एशिया के एक विजेता जिन्होंने तोपखानों का इस्तेमाल कर भारत जीता और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस दौर की शायद सबसे बड़ी पहचान पत्थर पर लिखी हुई है। कुतुब मीनार की ऊंचाई से लेकर लाल किले की दीवारों और ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती तक ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये अपने वक्त के शासकों की ताकत और उनके सपनों की कहानियां हैं। और जब वास्तुकला की बात हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, शाहजहां। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो संगमरमर में लिखी गई प्यार की एक ऐसी नज्म है जो आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू जाती है। लेकिन शाहजहां की विरासत सिर्फ ताजमहल तक नहीं है। उन्होंने दिल्ली में आलीशान लाल किला भी बनवाया, जो लगभग 200 सालों तक मुगल सल्तनत का सियासी और रस्मी केंद्र रहा। आज भी भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से देश को संबोधित करते हैं। अब कहानी का रुख एक मुश्किल और कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरे दौर की तरफ मुड़ता है। ये वो वक्त था जब बाहरी ताकतें आईं और भारत में संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा चैप्टर शुरू हुआ। ये दो तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारतीय इतिहास के दो बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए, और ठीक 100 साल बाद 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को ऐसा हिलाया कि उसने भारत पर शासन करने का तरीका ही बदल दिया। 1857 का विद्रोह वो रातों रात नहीं हुआ। सालों का गुस्सा, आर्थिक शोषण और बेचैनी, सब कुछ एक बारूद की तरह जमा हो रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी एक राइफल के कारतूस से मिली। तो हुआ ये कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूस आए, जिन्हें लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। जब ये अफवाह फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया, और मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह ने कई हीरो दिए, लेकिन एक नाम जो हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम बन गया, वो था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का।
अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधा और जंग के मैदान में कूद पड़ी, जहां वो आखिरी सांस तक लड़ी। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर। ये दौर है संगठित आंदोलनों का और उन अहम घटनाओं का जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक संगठित रूप ले लिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसने एक राजनीतिक मंच दिया। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने साफ कर दिया कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलेगी। इसने संघर्ष को और तेज कर दिया, जो आखिरकार 1947 में आज़ादी पर जाके खत्म हुआ। इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार कोई तोप या तलवार नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक फलसफा था, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने चंपारण में इसकी शुरुआत की और यही अहिंसक प्रतिरोध बाद में नमक मार्च जैसे आंदोलनों का सबसे बड़ा हथियार बना। आज़ादी की ये लड़ाई किसी एक इंसान या एक सोच की कहानी नहीं थी। इसमें कई धाराएं थीं। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जो अहिंसा में यकीन रखते थे, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिनका मानना था कि आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज भी बनाई। और फिर सदियों के लंबे संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियों और करोड़ों लोगों के सपनों के बाद आखिरकार वो साल आया, 1947। भारत आज़ाद था। तो हड़प्पा की प्राचीन गलियों से लेकर 1947 की उस आधी रात तक भारत की कहानी कई उतार चढ़ावों से भरी है। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के भारत को देखते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास का कौन सा पन्ना, मौर्यों का प्रशासन, मुगलों की कला या स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज भी सबसे जोर से गूंजता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास से जोड़ता है।